Okay, we'll start now. तो हमारे पिछले लेक्चर में डिस्कशन चल रहा था एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करेगा तो उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगा, वैसे ही जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जब एक चार्ज पार्टिकल रहता है, उसमें जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, QE फोर्स, ठीक है। और एक चार्ज पार्टिकल जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पर इतना फोर्स लगता है, QV क्रॉस B। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पर और यहाँ जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर, इन दोनों में दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल। देयर आर टू मेजर डिफरेंसेस। एक डिफरेंस तो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स ऑन द चार्ज पार्टिकल वेदर द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग और नॉट। चाहे चार्ज पार्टिकल चले या ना चले, दोनों ही केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पार्टिकल पर एक्ट करता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर फोर्स तभी एक्ट करता है जब पार्टिकल मोशन में हो, अदरवाइज एक्ट नहीं करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में एक्ट करता है, और जबकि मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और फील्ड के डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि V और B यानी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर ऑफ चार्ज पार्टिकल दोनों के परपेंडिकुलर होगा, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फील्ड एक्ट कर रहा है, और ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर ये बात भी ध्यान रहे कि ये जो चार्ज की बात की जा रही है, Q Q Q सब जगह लिखा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए भी हमने जो बोला QE, इन सब जगहों पर चार्ज को पॉजिटिव ही माना गया है। सारी डेफिनेशन, सारे फार्मूला, सारे डिस्कशंस जो भी हम लोग करते हैं उनमें ये पहले से मानकर चलते हैं कि चार्ज पार्टिकल हमारा पॉजिटिव ही है, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आ जाए डिस्कशन में तो बस डायरेक्शंस अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बट डेफिनीशन, फार्मूला, डेरिवेशन जो भी होगा सब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए ही किया जाएगा। तो इतना डिस्कशन हमारा पिछले क्लास तक हो चुका है। अब आगे का डिस्कशन ये है, पिछले डिस्कशन हमने देखा था कि अगर पार्टिकल चल नहीं रहा है, V अगर 0 है तो कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो और क्या वो फैक्टर्स हैं वेलोसिटी के अलावा जिन पर ये मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है, तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। तो इनमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, एक तो ये थीटा है। थीटा क्या था? थीटा था एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, उस पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, वो एंगल है थीटा। तो ये फोर्स इस थीटा पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो थीटा के लिए कौन कौन से पॉसिबल केसेस हैं, एक तो है थीटा की वैल्यू 0 हो या पाई हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि थीटा की वैल्यू π/2 हो, यानी कि 90 डिग्री। 0 और पाई मतलब हुआ 0 डिग्री या 180 डिग्री। π/2 हो या फिर 3π/2 हो, इस तरह की कोई वैल्यू हो। और तीसरा है कि थीटा की वैल्यू इन दोनों के बीच में हो, 0 और π/2 के बीच में अगर हो थीटा की वैल्यू, ठीक है, π/2 से छोटा और 0 से बड़ा, अगर ऐसी कोई वैल्यू है तब क्या होगा। तो इन तीन केसेस को हमें सेपरेटली डील करना है। तो पहले ये वाला केस देख लेते हैं, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में जा रहा होगा, या फिर पाई होगी यानी मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल होगा। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक पैरेलल और एक एंटी पैरेलल। तो जब 0 डिग्री है तो हम कहेंगे पैरेलल, और जब पाई है तो कहेंगे एंटी पैरेलल। तो मैग्नेटिक फील्ड सपोज़ हमारा इस डायरेक्शन में था, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही रिप्रेजेंट होगा जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड करते थे, पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस।
और इसमें हमारा चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है। अगर पार्टिकल मोशन में नहीं है तो कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, ये ऑलरेडी डिस्कशन हम कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा सपोज पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, प्लस q इस पर चार्ज है, और ये v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि पैरेलल है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, या रेडियन में कहेंगे तो भी 0 ही आएगा। तो अगर पैरेलल जा रहा है पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से, तो अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें तो आ जाएगा QVB साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो फोर्स ऑन द पार्टिकल भी 0 हो जाएगा। यानी कि पार्टिकल मोशन में है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन में है, चल रहा है, फिर भी उस पर फोर्स 0 है। क्यों 0 है? बिकॉज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल जा रहा है। तो अलोंग में दोनों केस होते हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल। अगर एंटी पैरेलल केस ले लिया जाए, यानी कि पार्टिकल इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अगर पार्टिकल अपोजिट जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो मतलब अब थीटा की वैल्यू हो गई पाई। तो अगर यहाँ पर लिखेंगे साइन पाई, तो साइन पाई की वैल्यू भी हो जाती है 0, और फिर से फोर्स हो जाता है 0। तो इन दोनों ही केसेस में, यानी कि जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों ही केसेस में फोर्स हो जाता है 0। पार्टिकल का मोशन अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, जब हम कहेंगे अलोंग तो समझ जाना कि यहाँ पर पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जाएगा तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अब देखते हैं कि अगर π/2 एंगल पर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो क्या होगा, तो पार्टिकल का मोशन किस तरह का होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, और थ्योरी के लिए भी वैसे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे का जो थ्योरी पढ़ेंगे वो इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। किस पर? पार्टिकल का मोशन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने पर कैसा होगा। तो डायग्राम को आसानी से समझने के लिए हम यहाँ पर एक ऐसा फील्ड लेते हैं जो इस प्लेन ऑफ बोर्ड, इस प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम फील्ड ले लेते हैं, ऐसे हम क्रॉस बना रहे हैं। क्रॉस बनाने का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस क्रॉसेस? ये क्रॉसेस रिप्रेजेंट करते हैं एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड है, ठीक है, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में हमने एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। ये क्रॉस का मतलब है कि जो वेक्टर एरो से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑलरेडी हमें पता है। तो ये उस एरो का टेल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर नॉर्मली आउटवर्ड आता है मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरह से शो किया जाता है, डॉट दिखाते हैं, और अगर नॉर्मली इनवर्ड है तो क्रॉस दिखाया जाता है। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, हमने यहाँ पे क्रॉसेस दिखाए हुए हैं। इट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉर्मली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये और इक्वल डिस्टेंस पर सारे क्रॉसेस हैं, इसका मतलब है कि ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस हैं जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हैं और इनवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल सपोज 90 डिग्री या π/2 रेडियन पर एंटर करता है। Q इस पार्टिकल पर चार्ज है और m इसका मास है, और ये v वेलोसिटी से ऐसे एंटर कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, और पार्टिकल कैसे आ रहा है? इस डायरेक्शन में आ रहा है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, ठीक है। तो इस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया है? थीटा हो गया है π/2। तो अगर π/2 एंगल पर पार्टिकल एंटर करता है, इफ़ द पार्टिकल enters the field at angle π/2 एंगल पर अगर एंटर करता है तो फोर्स कितना एक्ट करेगा। यहाँ पर हम सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड का डिस्कशन कर रहे हैं, डायरेक्शन अभी डिस्कस होगा। QVB sin π/2, sin π/2 is 1, so force becomes QVB।
So this is the magnitude of the force. Now we have to discuss about the direction of this force. इतना फोर्स एक्ट करेगा, इसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, ये तो बहुत आसानी से डिस्कशन हो गया, लेकिन इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये इम्पॉर्टेंट बात है। फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा और उस डायरेक्शन का क्या इम्प्लीकेशन होगा इस पार्टिकल के मोशन पर, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बहुत ध्यान से सुनना है। तो ये डायरेक्शन कैसे पता लगाएं, जैसे कल भी डिस्कस हुआ था कि जहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, सपोज सी वेक्टर इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो सी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम से निकालते हैं, ठीक है। अगर ए वेक्टर इस तरफ है और बी वेक्टर इस तरफ है और इनके बीच एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी अगर हमें करना है तो राइट हैंड के फिंगर्स को ए के हेड से बी के हेड की तरफ रोटेट करेंगे, और रोटेट नहीं क्या कहें, कर्ल करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड कर्ल। कर्ल करेंगे तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो सी वेक्टर का डायरेक्शन होगा, यानी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो कैसे ये काम करते हैं, राइट हैंड के फिंगर्स को ए वेक्टर का हेड ऐसे था इस तरफ, तो इस तरफ कर लिया, और बी वेक्टर का हेड इस तरफ है तो इस तरफ फिंगर्स को मोड़ा, तो ये जो थंब का डायरेक्शन है, थंब किधर की तरफ जा रहा है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर, तो सी वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ये सी वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास ए और बी नहीं है, ए बी सी नहीं है, हमारे पास है वी क्रॉस बी। तो वी क्रॉस बी करना है हमें, वी किधर है और बी किधर है, ये इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो हम राइट हैंडेड सिस्टम की हेल्प से फोर्स का डायरेक्शन पता करेंगे। तो हमारा जो फार्मूला है फोर्स का, उसमें होता है वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये हमारा फार्मूला है। क्यू तो स्केलर है, उसको ऐसे ही मल्टीप्लाई किया गया है, क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है किसका, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। तो राइट हैंड पाम रूल यूज़ करेंगे, यस राइट हैंड पाम रूल। कैसे, वी जो पहले लिखा हुआ है उसके डायरेक्शन में हमें फिंगर्स को रखना है, और फिर बी जिस तरफ है उस डायरेक्शन में हमें अपने फिंगर्स को कर्ल करना है। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारा ऐसे है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किस तरफ है, वो अंदर की तरफ है ऐसे। तो हमें क्या करना होगा, राइट हैंड के फिंगर्स को वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में रखा, और मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो हम अपने फिंगर्स को अंदर की तरफ मोड़ेंगे, और ये जो थंब है ये आ जाएगा फोर्स का डायरेक्शन। तो यहाँ पर रखते हैं इसे, वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को रखा, और वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में हमने राइट हैंड के फिंगर्स को रखा, और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर, तो फिंगर्स को अंदर की ओर मोड़ा, तो ये आ गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसके भी परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर हम इसको और आसानी से समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज़ ये दो पेन है, ये पेन है मान लो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन, और ये काला वाला पेन जो है ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये जो रेड वाला पेन है ये रेड वाला पेन ये है मान लो हमारा फोर्स का डायरेक्शन। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारा ये ब्लू वाला पेन था, तो इस डायरेक्शन में हमने रख लिया। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ था, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर था, तो हमने ऐसे रख लिया, ठीक है। ये ब्लैक वाला दिखाई नहीं देगा क्योंकि अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है। और फोर्स ऐसे आ जाएगा इस डायरेक्शन में, ये सीन बनेगा, फोर्स हमारा इस तरह से आ जाएगा ऊपर की तरफ। तो अगर हम टॉप व्यू देखें इस अरेंजमेंट का, टॉप व्यू कैसे दिखेगा, ऐसे ऊपर से अगर देखा जाए तो हमें क्या दिखेगा, ये ब्लू वाला जो वेक्टर था ये वेलोसिटी वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और ये फोर्स वेक्टर, ठीक है। ये फोर्स वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हमने टॉप व्यू देखा था, तो इसको वापस नॉर्मल ले आते हैं, जैसा अभी है एक्चुअल केस जो है वो इस तरह का। तो ये हमारा फोर्स है जो वेलोसिटी वेक्टर के और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब बात को आगे बढ़ाया जाए, फोर्स का डायरेक्शन भी हमें पता चल गया, और फोर्स का डायरेक्शन जो आया है उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, ये तो हमने पता कर लिया कि डायरेक्शन इधर होगा, बट फोर्स के इस डायरेक्शन का इस पार्टिकल की मोशन पर इफ़ेक्ट क्या होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन हमने बना लिया, इस तरफ आ गया फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है, ये वाला फोर्स क्यू वी क्रॉस बी। अब देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि फोर्स का डायरेक्शन जो आ गया है उसका
इफ़ेक्ट क्या होगा पार्टिकल के मोशन पर, उसका इफ़ेक्ट क्या होने वाला है। देखो, तो ये फोर्स वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। अब अगर याद करें 11वीं क्लास में जो पढ़ा था मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था कि जब किसी पार्टिकल पर फोर्स एक्ट करता है तो क्या होता है। तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जब किसी पार्टिकल पर फोर्स एक्ट करेगा तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन भी आएगा, F=ma। ये बहुत ही सिंपलिस्टिक इक्वेशन है, अदरवाइज एक्चुअल बात क्या होती है, एक्चुअल बात होती है फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी फोर्स लगाएंगे तो लीनियर मोमेंटम में चेंज होगा, जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा। एक्सेलरेशन के टर्म्स में कहें तो ये होता है एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू फोर्स वेक्टर बाय मास स्केलर, यानी कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टिकल पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन भी होगा, ये तो श्योर है एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो ये फोर्स कितना है, हमारा मैग्नीट्यूड यहाँ दिया है QVB/m, वो तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, बिकॉज किसी वेक्टर को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो डायरेक्शन सेम रहता है। तो फोर्स वेक्टर को मास स्केलर से डिवाइड किया, बट इससे जो एक्सेलरेशन आएगा उसका डायरेक्शन वही रहेगा जो इस फोर्स वेक्टर का है, ठीक है। तो इस फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ था तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी इस तरफ होगा, यानी इस पार्टिकल में एक्सेलरेशन होगा, ये बात तो श्योर हो गई। अब एक्सेलरेशन होगा, इसका मीनिंग क्या है, एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है। एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन है मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। वेलोसिटी में चेंज का क्या मतलब है, वेलोसिटी में चेंज का मतलब है कि या तो पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, स्केलर इनटू स्केलर यानी उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर को लिखते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उस वेक्टर का डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर v, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज दो तरह से किया जा सकता है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज करो, मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए तो भी हम कहेंगे वेलोसिटी में चेंज हुआ, अगर डायरेक्शन में चेंज हो जाए तो भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी में चेंज हो गया, और दोनों चेंज हो गए तब तो ऑब्वियसली वेलोसिटी में चेंज होगा ही। तो अब हमें ये पहचानना है कि इस केस में क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ये बात श्योर है क्योंकि एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्यों है, क्योंकि फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी है, और चेंज इन वेलोसिटी है तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैग्नीट्यूड चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज हो सकती है और डायरेक्शन चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पहचानना है कि वेलोसिटी में चेंज किस तरह से हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कैसे ये डिस्कशन होगा, कैसे पता लगाएंगे। नाउ सी, किसी पार्टिकल पर जब फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, वेलोसिटी में चेंज हुआ, और वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हमें ये देखना है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क भी हो रहा होगा, बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है वर्क। तो वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक करते हैं। तो वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन ऑन द पार्टिकल बाय द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ने कोई वर्क किया कि नहीं किया ये हम पता लगाएंगे। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अगर हम वर्क डन इन यूनिट टाइम निकालना चाहते हैं तो इसको टाइम से डिवाइड किया जा सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, या रेट ऑफ वर्क डन, सॉरी रेट ऑफ चेंज नहीं, रेट ऑफ वर्क डन। अगर हम यूनिट टाइम में किया गया वर्क निकालें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इट बिकम्स वेलोसिटी। तो F डॉट V को हम बोल सकते हैं
रेट ऑफ वर्क डन या पावर भी कह सकते हैं, ठीक है। यूनिट टाइम में किया गया वर्क यानी कि पावर, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो एफ डॉट वी हमने जानबूझ के यहाँ पे बना लिया है, एफ डॉट डी को एफ डॉट वी के टर्म्स में लिखा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ डिस्कशन में फोर्स और वेलोसिटी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नहीं था तो हमने उसको वेलोसिटी में यूनिट टाइम के लिए कन्वर्ट करके निकाल लिया। तो एफ डॉट वी अगर करते हैं तो क्या आता है, एफ वी कॉस थीटा। तो इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी है, एफ डॉट वी करने से थीटा की वैल्यू हो जाती है पाई बाई 2। तो एफ वी कॉस पाई बाई 2 एंड कॉस पाई बाई 2 इज 0। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यहाँ पर देखें कि वर्क डन ऑन द पार्टिकल बाय द मैग्नेटिक फोर्स बिकम्स 0। ये फोर्स इस पार्टिकल पर कोई वर्क नहीं करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये फोर्स इस पार्टिकल पर कोई वर्क नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, ये हमें ऑलरेडी पता है कि वर्क जब होता है, किसी सिस्टम पर वर्क होता है, तो वो वर्क उस सिस्टम के साथ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अगर सिस्टम हमारा बाउंडेड है, जैसे कि स्प्रिंग, बाउंडेड मतलब जो एक सर्टेन लिमिट में रहता है, स्प्रिंग है फॉर एग्जांपल, स्प्रिंग के ऊपर अगर हम वर्क करेंगे तो वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा सिस्टम ऐसा है, एक पार्टिकल है या एक बॉल है, एक पत्थर है, उसके ऊपर अगर हम वर्क करते हैं, ऐसे हमने एक बॉल के ऊपर अपना वर्क किया, अपनी एनर्जी उस पार्टिकल को दी, पत्थर को दी, तो वो उसे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, एक पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल जो इधर मोशन कर रहा है, ये बाउंडेड नहीं है, एक फ्री पार्टिकल है, इस पर फोर्स लगा, और अगर फोर्स लगा तो वर्क होना चाहिए, और अगर वर्क हुआ तो वो उसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलेगा। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है, काइनेटिक एनर्जी किन बातों पर डिपेंड करती है, उस पार्टिकल के मास पर और स्पीड पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो जब हम किसी पत्थर को फेंकते हैं तो मास तो नॉर्मल स्पीड्स में चेंज नहीं होता है, रिलेटिविस्टिक स्पीड्स की बात अलग है। रिलेटिविस्टिक स्पीड्स माने जब ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से चलते हैं तो मास में चेंज होता है, वो हमें यहाँ कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पर अगर हम बॉल को फेंकेंगे तो मास में चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी अगर मिलेगी उस बॉल को तो इसका मतलब होगा कि इसकी स्पीड चेंज हो गई, ठीक है। तो अगर कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं कि अगर किसी फ्री पार्टिकल पर हमने वर्क किया तो वो वर्क उस पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलेगा, और इसका मतलब होगा कि उस पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बात है। अब इस बात को यहाँ से कनेक्ट करते हैं। यहाँ से हमने कनेक्ट किया, कैसे कनेक्ट किया कि अगर वर्क डन होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी। लेकिन अगर वर्क डन हुआ ही नहीं, वर्क डन नहीं हुआ, वर्क डन नहीं हुआ तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी मतलब स्पीड नहीं बढ़ी, सीधी सी बात है। तो ये हमें पता चल गया कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इस पार्टिकल पर जब एक्ट करेगा तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होने का मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज का मतलब है कि या तो स्पीड चेंज होनी चाहिए या फिर डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ स्पीड चेंज नहीं हो रही है। कैसे हमें पता चला, क्योंकि वर्क डन 0 है। वर्क डन 0 है मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ मतलब स्पीड में चेंज नहीं हुआ। तो फिर स्पीड और डायरेक्शन दोनों में से स्पीड में चेंज नहीं हुआ, ये हमें पता चल गया। लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन है, ठीक है। पार्टिकल की स्पीड में चेंज नहीं हुआ लेकिन एक्सेलरेशन है। इसका मतलब क्या चीज़ बच गया, डायरेक्शन। इसका मतलब है कि भले ही स्पीड चेंज नहीं हो रही है इस फोर्स की वजह से, लेकिन इस फोर्स की वजह से पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा केस जहाँ पर स्पीड चेंज ना हो लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो, पार्टिकल में एक्सेलरेशन हो क्योंकि उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ऐसा केस हमें मिलता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होता है, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चले, उस पर लगातार एक फोर्स एक्ट करे जो पार्टिकल की मोशन के परपेंडिकुलर हो, लेकिन परपेंडिकुलर होने की वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा। जैसे हमने कैलकुलेट किया है, कोई वर्क डन नहीं होगा मतलब स्पीड नहीं बढ़ेगी, स्पीड नहीं बढ़ेगी मतलब वो एक जैसी स्पीड से सर्कुलर पाथ पर चलता रहेगा। तो बिना स्पीड बदले सर्कुलर पाथ पर जब चलेगा
तो पार्टिकल का डायरेक्शन लगातार चेंज होगा बट स्पीड चेंज नहीं होगी। इट मीन्स मोशन विल बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में दो केस होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अगर सर्कुलर पाथ पर चलते हुए स्पीड भी चेंज होती है तो हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट अगर सर्कुलर पाथ पर चलते हुए स्पीड में चेंज नहीं होता है, केवल डायरेक्शन चेंज होती है। ऑब्वियसली डायरेक्शन तो चेंज होगी ही, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे तभी चलेगा जब कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है इन सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि ये पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो इसका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए इस तरह से चलेगा। ठीक है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो हमेशा ही सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ की तरफ होता है, यानी इस पॉइंट की तरफ होगा। और इसके सर्कुलर पाथ का रेडियस अगर हम मान लेते हैं r है तो हम बाकी कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं कि r की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो r की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले कुछ फार्मूला यूज़ कर लेंगे। वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट थे उनको यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन इज दिस वन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों करेगा ये बताना ज़रूरी है, उसके बाद ही कैलकुलेशन में आना है। ठीक है, तो कैसे आर की वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है, सिस्टम के अंदर जो फोर्सेस होते हैं उन्हीं में से कोई एक फोर्स या अलग अलग फोर्सेस के कंपोनेंट्स मिल करके सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है, सिस्टम के अंदर जो फोर्सेस हैं उन्हीं में से कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा। रोल प्ले करेगा मीन्स वो फोर्सेस या उनके कंपोनेंट्स सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हो जाएंगे और सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेंगे। तो इस केस में एक ही फोर्स है और वो है मैग्नेटिक फोर्स। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, वो यहाँ पे अंडरस्टूड है। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, क्यू वी बी साइन और ये सब भी अगर लिखें तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में π/2 एंगल है। दिस हैज़ बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो ये तो हो जाएगा 1। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कैसे लिखते हैं, मास इंटू स्पीड स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, यानी mv²/r इक्वल टू qvb। फ्रॉम हेयर r कैन बी कैलकुलेटेड, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r इक्वल टू mv/qb। इतना रेडियस होगा इस पार्टिकल के यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ का, इतना रेडियस होगा। ठीक है, ये पार्टिकल इस रेडियस के पाथ में चलेगा। अभी इसका डिस्कशन बाकी है कि आर किन बातों पर डिपेंड करता है, कितना टाइम लगेगा इसको पूरा चक्कर लगाने में, तो उसको बोलेंगे पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा तो वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द पार्टिकल। कैसे, एक चक्कर लगाने में, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस चला, 2πr यानी सर्कमफेरेंस के बराबर, और पार्टिकल की स्पीड कितनी थी, v से डिवाइड कर दिया। तो अगर यहाँ पर हम r की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो mv/qb डिवाइडेड बाय v, तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन आ गया 2πm/qb। अब ये दो एक्सप्रेशन हमें मिल गए हैं, इन पर फर्दर डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास कब होगा, नेक्स्ट क्लास होगा